हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 5 है, क्योंकि इस पार्ट नंबर 4 तक मैंने पिछले वीडियोज में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले उनको देख लीजिए। चलिए हम करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। और शुरू करने से पहले आप हमारे मनोज सर चैनल, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारा, समझेंगे हम इस चीज़ को। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये है हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र स्थापित किया हमने, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश से। तो बिंदु O पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और इसकी आवेश की वजह से हमने एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है और हम अनंत पर, क्या है ये, अनंत पर हमने कोई एक बिंदु आवेश Q0 को माना है। ठीक है, एक परीक्षण धनावेश Q0 को माना है और मान लीजिए ये बिंदु A पर रखा हुआ है अनंत पर, और अब हम इस आवेश को लेकर आएंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर और सपोज हम ला रहे हैं इसको B बिंदु तक। तो आप ये देखेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ कार्य करना होगा और इस कार्य को ही हम कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यही कार्य ही इस निकाय के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और मान लीजिए ये जो बिंदु है जहाँ हमको लेकर आना है ये प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर है। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है। देखिए जब आप किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से लाते हैं, कहाँ से, अनंत से, और कहाँ लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक ला सकते हैं आप। इसके अंदर कहीं भी कोई बिंदु ले सकते हैं और उस पर आपको लेकर आना आवेश को। तो जब अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है तो हमें कुछ कार्य करना होता है। ठीक है, ये जो कार्य होता है वही इस निकाय के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और हमें वही स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, समझ में आया आपको, यानी कि वही कार्य निकालना और वही कार्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए ये कार्य होता क्यों है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक कार्य होता है वो क्यों होता है। देखिए मान लीजिए ये जो आवेश है Q, ठीक है, कैसा है, धन आवेश Q है, जिसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है और अनंत पर क्या रखा, हमारा एक और परीक्षण धनावेश रखा हुआ है Q0। तो ये आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अर्थात ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा और जिसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, F। ठीक है, बल लगाएगा और हम इसको लेकर जा रहे हैं B बिंदु की तरफ। तो कहने का मतलब ये है जब आवेश पर बल लग रहा है और हम फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको लेकर जा रहे हैं B तक, यानी कहने का मतलब ये हुआ बल भी लग रहा है और विस्थापन भी इसमें किया जा रहा है। तो जब आवेश पर बल और विस्थापन दोनों लग रहे हैं तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं, देखिए अब इसको थोड़ा सा वैसे समझने की कोशिश करें। इस आवेश की वजह से इस परीक्षण धनावेश पर एक बल लग रहा विपरीत दिशा में और बल लग रहा है इधर, यानी कि ये चाहता है कि ये आवेश इधर रहे। ठीक है, लेकिन हम इसको लेकर आ रहे हैं इसके पास। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम इसके विरुद्ध जाकर के कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम कोई काम कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विरुद्ध कार्य हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा और इस कार्य का मान ही हमें निकालना है और जो भी इस कार्य का मान आएगा वही इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, सिर्फ इस पूरे डेरिवेशन में हम ए से बी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्य निकालेंगे।
क्योंकि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो हमें को सिर्फ यही कार्य निकालना और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा होगा कि इसमें करना क्या है हमको। चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, x है। क्या है, x है। तो इस आवेश के कारण परीक्षण धनावेश Q नोट पर कितना बल लगेगा, F बराबर K Q और Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर लगेगा। और K क्या है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि आप जानते हैं मैंने यहाँ पर कांस्टेंट को K लिख दिया है। ठीक है, बाद में रख देंगे K की वैल्यू। तो F बराबर K Q नोट बाई एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि पहला आवेश Q है और दूसरा क्या है, Q नोट है। इतना इस पर क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। बल लग रहा है इस दिशा में, लेकिन विस्थापन हो रहा है इस दिशा में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें एक विरुद्ध कार्य करना होगा। और जब हम A से लेकर B की तरफ जाएंगे, A से लेकर B पर जाएंगे, तो हमको पूरा कार्य एक साथ नहीं निकालना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको छोटा सा विस्थापन C बिंदु तक लेकर जाएंगे। और मान लीजिए ये विस्थापन जो हुआ dx विस्थापन लिया हमने, यानी कहने का मतलब ये हुआ हम A से B तक का कार्य निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें छोटा सा विस्थापन dx तय करेंगे हम। ठीक है, यानी dx दूरी तक इसको विस्थापित करेंगे। तो जब dx दूरी तक विस्थापित किया है आपने, तो इस विस्थापन को तय करने में कितना कार्य हुआ, आप पहले उस कार्य को निकाल लें। ठीक है, तो आप लिखेंगे सूक्ष्म विस्थापन dx तय करने में किया गया कार्य। सपोज वो कार्य कितना हुआ, dw हुआ है, और कैसे निकलेगा, बल गुणा विस्थापन dx। ठीक है, बल F है, विस्थापन dx। लेकिन यहाँ क्या होता है, विरुद्ध कार्य होता है ना, बल इधर को लग रहा है, विस्थापन इधर को हो रहा है। अर्थात इस विरुद्ध को ही दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये होगा हमारा यहाँ पर dw का मान, और यहाँ से F की वैल्यू को हम लिख देंगे, F बराबर होता है K Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। यही तो होगा। ठीक है, तो ये जो कार्य हुआ है वो तो केवल आपका A से C यानी कि dx विस्थापन तय करने में हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, A से B तक किया गया कार्य, संपूर्ण कार्य निकालना है। और देखिए A से B तक का कार्य को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए A बिंदु कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है, और लाना कहाँ है, मैं B पर, और B कहाँ रखा है, आवेश से स्मॉल r दूरी पर रखा है। तो हम A से B तक लाने में किया गया कार्य को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि B बिंदु कहाँ है, r दूरी पर है, और ला कहाँ से रहे, अनंत से ला रहे, अर्थात अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, वही होगा जो A से B तक का कार्य होगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं लिखूंगा अनंत से, यानी कि आवेश Q नोट को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब तो यहाँ पर हमें कुल कार्य मिल गया ना। ठीक है, क्या मिल गया, कुल कार्य मिलेगा, और उस कुल कार्य को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या होगा कुल कार्य, मान लीजिए W होगा वो कुल कार्य, कैपिटल W, कैपिटल बना दो, और क्या होगा वो इंटीग्रेशन dw के बराबर होगा, यानी सूक्ष्म कार्य जो आपको मिला है dx विस्थापन तय करने में, उस कार्य के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, और अगर हम dw की वैल्यू रख दें यहाँ से उठा करके, क्या है, माइनस के K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये हो जाएगा। यहाँ से कॉन्स्टेंट को हम कर देंगे बाहर, और देखिए कहाँ से कहाँ तक लाना, अनंत से r तक लाना ना, तो अनंत से r की आपको लिमिट भी लगानी पड़ेगी, तभी तो हमारा अनंत से r दूरी तक यानी A से B तक का कुल कार्य मिलेगा। ठीक है, कुल कार्य के लिए इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक के लिए, अनंत से r तक के लिए, इसके लिए लिमिट लगा दी हमने। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हमको करना क्या है, देखिए जो कांस्टेंट बाहर करते हैं, माइनस के K Q नोट, ये कर दिया हमने बाहर। अंदर जो रहेगा क्या रहेगा, 1/x स्क्वायर इंटू dx रहेगा, और अनंत से r की लिमिट रहेगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा
रफ कर देता हूँ यहाँ से ऊपर से, ठीक है। देखिए इसको ऊपर से रफ कर देते हैं हम, और अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ से कुल कार्य W जो मिलेगा माइनस के क्यू क्यू नॉट क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं अनंत से R लिमिट है, और x की पावर 2 को x की पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको करेंगे माइनस के क्यू नॉट, और देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का, n क्या है यहाँ पर, कोई भी पावर हो सकती है, x की कोई भी पावर हो इंटू dx इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये होता है x पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। और n क्या है यहाँ पर, पावर है, तो आप देख रहे हैं जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और सेम पावर का डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमारा बन रहा है यहाँ पर, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए x की पावर n की वैल्यू -2, तो फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1 और सेम पावर का डिवाइड यानी कि -2+1 का, और ये जो आपकी लिमिट है वो आपकी यहाँ आ चुकी है, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ओके। तो रीजन इसका हो गया, तो W क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, और इसको हम कर लेते हैं, देखिए x की पावर -2+1, x पावर -1 रह गया, और यहाँ से -1 रह गया, और इन्फिनिटी टू R लिमिट आ गई, ठीक है। इतना आपने अगर कर लिया है तो मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ करता हूँ इसको। देखिए इस -1 की इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी W हो जाएगा आपका क्यू नॉट, और रहेगा आपका x पावर -1, इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ x पावर -1 को, और इन्फिनिटी टू R, तो W कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। अब इसकी लिमिट रख देते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, और फिर यहाँ से W कितना हो जाएगा, क्यू नॉट 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी को हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए W = कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, और ये क्या है 1/R रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं क्यू नॉट अपॉन R, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको हम, है। या फिर आप ये क्या करना है, इसमें इस k की वैल्यू रख देंगे। वैसे हम क्या जानते हैं, टोटल हमने वर्क निकाल लिया ना, परिभाषा के अनुसार मैंने आपको क्या बताया था, परिभाषा के अनुसार मैंने आपको बताया था, यही कार्य जो होगा, यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं ना परिभाषा से, तो हम W ना लिखकर अब इसे स्थितिज ऊर्जा U से प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने इसे U से प्रदर्शित कर दिया है, U बराबर क्यू नॉट अपॉन R, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर k की जो वैल्यू होती है 1/4πε0, वायवीय निर्वात के लिए इतनी होती है, इसको आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, रखने पर। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन R। तो यही होगी हमारा फाइनल आंसर हो चुका है हमारा। तो किसी भी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा जो U होती है वो उसका मान कितना होता है, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई R। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। जिस प्रकार से आपने विद्युत विभव के लिए डेरिवेशन किया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन किया है आपने, ठीक बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है। बस वहाँ पर हमने एक छोटा सा चेंज किया था कि हम क्या लाते थे, वहाँ पर क्यू नॉट आवेश को नहीं लाते थे, वहाँ पर एकांक परीक्षण धनावेश को लाते थे। यहाँ हम परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को लाए हैं, और वहाँ क्या लाए थे हम, एकांक परीक्षण धनावेश, यानी क्यू नॉट को हमने वहाँ पर 1 मान लिया था, बस यही अंतर है। वहाँ क्यू नॉट नहीं था क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो
और इतना रहा था, सेम टू सेम यही था, बस यहाँ पर क्यू नॉट नहीं था क्योंकि उसकी वैल्यू हमने 1 कर ली थी। और फाइनल आंसर भी आपका इतना ही आया था, 1/4πε0 Q/R आया था। ठीक है, तो आई थिंक आप इतना समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं हम अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक लेते हैं हम वो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर, और उसमें हम कोई एक द्विध्रुव रखेंगे, उसको घुमाएंगे। जब घुमाया जाएगा तो उस पर घुमाने में कुछ कार्य किया जाएगा। आज हम उस कार्य को ज्ञात करेंगे कितना होता है। ठीक है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना होगा। हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। सपोज ये है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और इसमें रखा है एक विद्युत द्विध्रुव, ये रखा है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और ए बी है, ये विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये जो रखा है विद्युत द्विध्रुव जो रखा है, ठीक है, ए भी विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। ओके, और ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कहाँ रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है ये। तो एक बार बताइए, जब ये रखा गया है तो हम क्या जानते हैं, जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो सदैव उस पर क्या कार्य करता है, एक बलाघूर्ण कार्य करता है। तो सबसे पहले तो हम इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकाल लेते हैं। पर बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा, टॉ बराबर PE sin थीटा, इतना होता है या नहीं होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पहले से ही पढ़ रखा है कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो सदैव उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, और उस बलाघूर्ण का मान कितना होता है, टॉ बराबर PE sin थीटा है। और थीटा क्या है, ये जो द्विध्रुव रखा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाते हुए रखा गया है, यानी थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो ये वही थीटा है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को देखिए क्या करेंगे, हम घुमाएंगे। इस बार क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे इसको घुमाया जाएगा इस पर क्या लगेगा भाई, इसको घुमाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा हमें। ओके, तो कार्य कितना होगा, देखिए सबसे पहले हमें सब घुमाना क्या, कहाँ से कहाँ तक है। मान लीजिए θ1 से θ2 तक हमको इसे घुमाना है। भाई जब आप इसे घुमाएंगे तो ये जो थीटा है एंगल, ये जो थीटा एंगल है यही तो चेंज होगा। तो जब आप इसे घुमाएंगे तो एंगल ही चेंज होगा। तो मान लीजिए इसे θ1 से θ2 तक घुमाना है हमें। ठीक है, यानी कुल कार्य कहाँ से कहाँ तक निकालना है, θ1 से घुमाना है θ2 तक। तो अब θ1 से θ2 तक घुमाने में जो कार्य हुआ है हमको वही निकालना है आज यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, लेकिन होगा क्या कि हम इसको θ1 से θ2 पूरा एक साथ नहीं घुमाएंगे एक साथ। हम क्या करेंगे, वही हमारा पिछला वाला काम, सबसे पहले छोटा सा एंगल d θ, सबसे छोटा सा एंगल d θ घुमाएंगे और उसमें घुमाने में क्या गया कार्य निकालेंगे, और फिर θ1 से θ2 हमको घुमाना है। θ1 से θ2 की लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा कार्य निकल जाएगा। तो यही कंसेप्ट लगाना आपको इंटीग्रेशन मेथड, कि आपको θ1 से θ2 तक घुमाने में पूरा कार्य निकालना है। तो सबसे पहले आप d θ एंगल छोटा सा विस्थापन लेंगे, आप कोणीय विस्थापन d θ, और d θ तक थोड़ा सा घुमाने में क्या गया कार्य निकालना है आप। फिर आप क्या करें, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, θ1 से θ2 तक पूरा कार्य घुमाने में, ठीक है, घुमाने में क्या गया कार्य पूरा निकल जाएगा। तो हमको पहले लिखना है सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d θ घुमाने में क्या गया कार्य। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। भाई θ1 से θ2 पूरा घुमाना है, तो पूरा नहीं घुमाएंगे, पहले d θ घुमा लीजिए, छोटा सा कोणीय विस्थापन d θ घुमाने में क्या कार्य निकाल लीजिए। तो कितना कार्य होगा, सपोज वो कार्य होगा dw, और घुमाने में किया गया कार्य कैसे निकलता है, बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो भाई घुमाने में कार्य कैसे निकलता है, सदैव बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो बलाघूर्ण कितना होगा, टॉर्क, और कितना घुमा रहे हैं आप,
डी थीटा विस्थापन तय करा रहे हैं आप, कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू का मान कितना आएगा, टॉर्क, और टॉर्क के लिए लिख देंगे हम पी ई साइन थीटा इंटू ये है हमारा डी थीटा। तो आपने छोटा सा कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाया तो उसमें कुल कार्य हुआ इतना। अब हमको क्या करना, हमको तो थीटा 1 से थीटा 2 तक पूरा घुमाना है इसको। तो हम लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य या संपूर्ण कार्य कितना होगा, वो हो गया कार्य हमारा टोटल W हो गया, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू के बराबर होगा। ये छोटा सा कार्य जो हुआ आपका उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, कुल कार्य निकल गया। और कहाँ से कहाँ तक का, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में निकाल रहे हैं आप। तो इसी तरीके से आप थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट लगाएंगे और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ये रही आपके पास पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, फिगर की हमको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम वहाँ से नहीं मिटा रहे हैं, हम ऊपर से मिटा देते हैं इसको। ऊपर से रफ कर दूँ मैं इसको। देखिए तो कुल कार्य W का मान कितना होगा, पी ई को हम कर देते हैं बाहर और बच गया आपका थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा। और यहाँ से अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन कि साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का साइन थीटा इंटू डी थीटा। भाई जब आप साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सदैव माइनस की कॉस थीटा आता है, बस आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला है ये। साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस थीटा, ऐसे आप याद रखें। तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा। और ये जो लिमिट होती है ना, ये आपकी यहाँ आती है कॉर्नर पे, और इसका रीजन हमने यहाँ लिख दिया W इक्वल टू माइनस को कर दीजिए बाहर कॉस थीटा और थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, माइनस पी ई, क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे थीटा 2, फिर लोअर लिमिट थीटा 1, कर सकते हैं या नहीं। तो W की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो पी ई, जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो कॉस थीटा 1 पहले आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो ये होगा हमारा कुल कार्य। अब देखिए इसमें हम लेते हैं थोड़ी सी विशेष स्थितियों की बात कर लेते हैं। अगर इसमें स्पेशल कंडीशन लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए यानी हम देख पा रहे हैं कि अब ये जो एंगल थीटा है इसको यानी थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया, अगर हम इन एंगलों को चेंज कर दें तो इन एंगल यानी इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल को चेंज करने से किस तरीके से वर्क डन चेंज होता है, यानी कार्य किस प्रकार चेंज होता है, ये देखेंगे हम विशेष स्थितियों में। यहाँ लिखते हैं विशेष स्थितियाँ। यदि थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर है, थीटा 1 बराबर 0 और क्या ले लें हम, थीटा 1 0, थीटा 2 बराबर 90। पहले हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत द्विध्रुव रखा है विद्युत क्षेत्र के साथ शुरुआत में कैसे रखा है, 0 एंगल बनाते हुए रखा है, यानी कि थीटा 1 क्या है, 0 है। इसका मतलब है ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, इस तरीके से 0 एंगल बनाते हुए थीटा 1 0, और घुमाना क्या है, थीटा 2 90, यानी कितना घुमाना उसको, 90 तो घुमाना ऐसे, यानी कहने मतलब थीटा 1 0 मतलब ऐसे रखा है, थीटा 2 90 यानी कि आपको ऐसे करना है, यानी समांतर से लंबवत करना है आपको। समझ में आया था ना। देखिए क्या होगा,
तो W बराबर हो जाएगा PE cos θ1 0, cos θ1 कितना 0 माइनस के cos θ2 क्या है 90 है। तो यहाँ से W का मान कितना हो जाएगा PE cos 0 1 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी cos 90 0। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर हो जाएगा PE हो जाएगा, W बराबर PE। तो इतना कार्य होगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा कितना कार्य हुआ। अब इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बाकी कंडीशन हम ऊपर लिखेंगे। यदि सेकेंड कंडीशन, यदि इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट होगी हमारी, सेकेंड, यदि θ1 इजकल टू 0 और θ2 इजकल टू θ, इसका क्या मतलब हुआ, यानी सबसे पहले आपने θ1 0 विद्युत ध्रुव कैसे रखा, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा ऐसे, और आपने θ2 θ तक घुमाया। θ कुछ भी हो सकता है आपका 0 30 यानी कि 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने पैरेलल रख रखा है विद्युत ध्रुव को और कोई भी एंगल θ तक घुमाने में क्या कर रहे हैं। और θ कुछ भी हो सकता है, फिर आपका θ 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी। तो अगर मान लीजिए कोई भी एंगल तक हम रोटेट कर रहे हैं, लेकिन रखना कैसे, शुरू में पैरेलल रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो W हो जाएगा हमारा PE, ये हो जाएगा cos θ1 0 माइनस cos θ2 क्या है θ। तो W इजकल टू PE और cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1 माइनस cos θ। तो हमारा कार्य कितना होगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो फाइनल एंगल है उसको हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर θ की वैल्यू रखकर हम किसी पोजीशन के लिए निकाल सकते हैं कितना कार्य होगा। ठीक है, अब ले लेते हैं इसमें एक और कंडीशन ले लेते हैं, थर्ड कंडीशन ले लेते हैं इसमें हम। थर्ड कंडीशन क्या लेते हैं इसमें, ये यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, यदि θ1 इजकल टू 0 और θ2 इजकल टू 180, θ2 इजकल टू 0, θ2 180। देखिए इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से देखिए, देखो क्या है, θ1 0 यानी सबसे पहले हमको द्विध्रुव को कैसे रखना है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखना है ऐसे, और कहाँ तक घुमाना है 180 तक। तो आप इसको इस तरीके से पूरा घुमा देंगे ऐसे करके, यानी ऐसे था पूरा घुमा दिए 180 से ऐसे। तो ये क्या होगा, यहाँ से देखिए W बराबर हो जाएगा हमारा PE cos 0 माइनस cos 180, यही तो होगा। तो W कितना हो जाएगा, PE cos 0 के लिए 1 माइनस cos 180, फिर से माइनस 1 हो गया। तो W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2PE हो जाएगा। यहाँ देखिए 2PE, एक तो आप इस वाली कंडीशन को देखिए, है ना, और एक फर्स्ट वाली कंडीशन को देखिए, ये रहा। यानी ये कब कंडीशन थी आपकी, जब आपने ऐसे रखा था द्विध्रुव को और आपने 90 तक रोटेट किया, तो कितना हुआ PE। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको 180 तक रोटेट कर रहे हैं, यानी ऐसे रखा है 180 तक रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो हो गया 2PE। यानी इसका क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही हो गया आपने एक बार इसको 90 घुमाया PE हुआ, और आप फिर से 90 से 180 फिर से 90 घुमा रहे हैं, और 90 घुमाएंगे फिर से PE का वर्ग होगा। तो PE यहाँ हुआ, PE यहाँ हुआ, यानी जुड़ करके कितना होगा, 2PE हो जाएगा, डबल हो जाएगा पहले का। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, 2PE आ गया। ओके, इतना क्लियर आपको। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अब हम एक और जो लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, उसको भी हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। बचेंगे इसके न्यूमेरिकल, फिर हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। विद्युत द्विध्रुव नहीं, लास्ट टॉपिक नहीं होगा अभी हमारा, इसमें स्थिर विद्युत विभव से लास्ट हो गया। ये विभव में लास्ट का टॉपिक है,
फिर हमारा धारिता का टॉपिक चलेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे। चलिए, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वो जो हमने स्थिति ऊर्जा जो निकाली थी अभी, वो किसी निकाय की निकाली थी। यहाँ किसकी निकाल रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव की निकाल रहे हैं। अच्छा, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, इसको समझेंगे हम पहले। किसी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, समझिए। सबसे पहले आपने इस विद्युत द्विध्रुव को कैसे रखा है? लंबवत रखा है आपने, ऐसे क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव को आपने, ये है आपका लंबवत रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक है। इसको कह सकते हैं मानक स्थिति में रखा है। क्या कह सकते हैं? मानक स्थिति में। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है, ठीक है, और उसको फिर आप क्या करेंगे? किसी भी एंगल तक रोटेट करें आप, या तो इधर को या इधर को। यानी सबसे पहले आपको कहाँ रखना है इसको? 90, यानी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत ही रखना है आपको। तो जब किसी विद्युत द्विध्रुव के अंदर, जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति यानी कि लंबवत रखा जाता है, लंबवत को ही बोलते हैं मानक स्थिति, तो मानक स्थिति से किसी अन्य स्थिति तक घुमाया जाता है, तो घुमाने में जितना कार्य हुआ है वही होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो कार्य हुआ है ना, मानक स्थिति से आपने किसी अन्य स्थिति तक घुमा दिया, तो ये जो घुमाने में किया गया कार्य होगा वही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है इस द्विध्रुव के अंदर, और हमको वही कार्य निकालना है अब, ठीक है। तो निकाय की यानी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालूंगा मैं? θ1 क्या था हमारा? अभी हमने देखो घुमाने में क्या कार्य तो हमने निकाल रखा था, क्या है? PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही तो आया था। घुमाने में क्या कार्य है, और यहाँ भी क्या निकाल रहे हैं हम? मानक स्थिति से किसी अन्य स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य है, तो यहाँ पर भी क्या कार्य निकाल रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा ये भी। बस इसमें क्या हो गया, इसमें कंडीशन क्या आ गई कि θ1 हमारा क्या होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसको कैसे लेते हैं? द्विध्रुव को मानक स्थिति में लेते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत लेते हैं, और फिर इसको किसी अन्य स्थिति तक घुमा दीजिए, मतलब θ एंगल तक घुमा दीजिए। तो θ1 90 और θ2 इसमें सदैव कोई भी एंगल हो सकता है, θ ले सकते हैं, और θ यहाँ कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है इसमें। और θ1 हमारा मानक स्थिति यानी 90 ही लेना है। तो अब जो इस एंगल से इस एंगल तक घुमाने जितना भी कार्य हुआ होगा वही कार्य इसकी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे? W बराबर PE। अगर ये कंडीशन हम लगा देते हैं तो क्या होगा? cos θ1 90 माइनस cos θ2 कितना हमारा? θ, किसी भी स्थिति तक। तो W बराबर हो जाएगा हमारा PE। cos 90 का मान कितना होगा? cos 90 का मान क्या होगा? 0, ठीक है, माइनस cos θ, यानी कह सकते हैं W इक्वल टू होगा माइनस के PE cos θ, ठीक है। कितना कार्य हुआ? कुल इतना कार्य, परंतु परिभाषा के अनुसार क्या है? परंतु अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की, परिभाषा अनुसार तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा? यही कार्य द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्यों ना इस कार्य को हम स्थिति ऊर्जा U से प्रदर्शित कर दें, क्योंकि यही कार्य क्या है? स्थिति ऊर्जा। तो इसको हम W ना लिखकर स्थिति ऊर्जा लिखेंगे, अर्थात स्थिति ऊर्जा क्या होती है? U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा माइनस के PE cos θ। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा।